हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं आ चुका हूँ स्माना इंस्पायर्ड लेकर। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैसे एमसी देखता है इसको अपने पीछे से आते हुए, इसको देखकर मैंने बोलता है, इसके पहनावे को देखकर ऐसा लग रहा है कि ब्लू लायन ऑर्डर का नाइट है। और एमसी इससे पूछता है, आखिर तुम क्या चाहते हो। और ये एमसी को अपने बारे में बताता है, मैं करूर सोलेमन हूँ, मुझे लॉर्ड रसल ने ऑर्डर दिया आपके साथ बने रहने का। और फिर एमसी बोलता है, अच्छा तो ऐसा है। और यूज करता है अपने सिस्टम को और इसके बारे में सारी जानकारी चेक कर रहा होता है। और ये एमसी से बोलता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर एमसी उसके स्टेटस को चेक करने के बाद बोलता है, इसके पास तो बढ़िया एबिलिटीज हैं। क्या हीरो डेस्टिनी गेम में इस तरह का कैरेक्टर भी था। इसका नाम तो कोई जाना पहचाना लग नहीं रहा है, या ये बहुत पहले मारा गया था। इसके पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ये आसानी से पूरे कॉन्टिनेंट में टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक बन सकता है। और ए रैंक की मिलिट्री स्किल का होना साथ में ऐसे पोटेंशियल के साथ, ये तो सच में रेयर है। कहीं ये वो तो नहीं। नॉर्मली जो सोलेमान है, ऐसा कहते हैं कि वो एक डीमन है जो अपने हर एक एनिमी को मारता है बिना कोई दया दिखाए। और यहाँ तक कि जो ब्लैक प्रिंस लॉर्ड है, वो कहते हैं कि उनने तक उसका चेहरा नहीं दिखा है और उसको जाना जाता है द मैसेंजर ऑफ डेथ के नाम से। और ये सब सोचने के बाद अपनी मुंडी हिला रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो मैसेंजर ऑफ डेथ है उसके बारे में बताया गया है कि वो पतला और ग्लूमी सा है, लेकिन यहाँ पर ये जो बॉडी से भरा हुआ इंसान है, इसकी तरह तो वो बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इसकी जो आंखें हैं वो पूरी तरीके से क्लियर है। वेल, इसके बारे में कोई जानकारी तो है नहीं है, तो इसके बारे में सोचने का कोई पॉइंट नहीं बनता। और यहाँ तक कि ये जो है इसके पोटेंशियल के आधार पर, और इसी के साथ ही कम से कम मेरे रैंक तक का तो है, इसको मेरे आसपास रखने से मुझे ही फायदा होगा। और फिर सामने से एमसी को नाइट बुला रहा होता है और उसकी आवाज सुन के एमसी भी चौंक जाता है और देखता है उसकी तरफ। हाँ क्या आप ठीक हो, मैंने आपको इतनी बार बुलाया, आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। और फिर एमसी बोलता, नहीं कुछ नहीं हुआ। और नाइट बोलता है, एक मर्चेंट है जिसका नाम है गिराड मिरास, वो आपसे मिलने के लिए आया है। और एमसी बोलता है, क्या गिराड मिरास आया है। और याद कर रहा होता है एमसी जो भी गिल्डर्स ने बताया होता है उसके बारे में, कि जितना भी कर्जा इस कंट्री के ऊपर है वो सबका सब कंट्री के ऊपर नहीं है, बल्कि वो गिराड मिरास के ऊपर है। और इसी के साथ जो उसने बोल्ट के बारे में बात बताई थी वो सब। और फिर एमसी मैंने बोलता है, तो ये है वो मर्चेंट जिसके बारे में मुझे वो इडियट बता रहा था। अब ये तो धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। और एमसी जल्दी से जाने लगता है यहाँ से और पीछे नाइट से बोलता है, चलो चलते हैं। और नाइट भी बोलता है, ठीक है प्रिंस। और पीछे से दौड़ते हुए आ रहा होता है और एमसी उसको देखकर मैंने बोलता है, ये तो कहीं से नहीं हो सकता वो मैसेंजर ऑफ डेथ, बिल्कुल भी नहीं। और ये लोग आ जाते हैं कैसल के अंदर और नाइट गेट खोलता है, आइए प्रिंस अंदर। और एमसी जाता है यहाँ इस हॉल में और इसी के साथ बाजू में से एक जन बोलता है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा प्रिंस केलिक्स। और एमसी देखता है उसकी तरफ और हम देखते ही होता है वो मर्चेंट और अपने बारे में बता रहा होता है, मेरा नाम है गिराड मिराज और मैं चलाता हूँ छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी को। और एमसी उससे बोलता है, मैंने इसके बारे में सुना है, जो मिराज ट्रेडिंग कंपनी है वो भले ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन उन लोगों का बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड बिजनेस है। टैलेंटेड मर्चेंट का तो यहाँ पे हमेशा स्वागत है। और सामने से गिराड बोलता है, आप तो मेरी को ज्यादा तारीफ कर रहे हो प्रिंस। और एमसी बोलता है, वैसे आखिर क्यों एक सक्सेसफुल मर्चेंट यहाँ मेरे से मिलने के लिए आया है। मेरे पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है और ना ही कोई अथॉरिटी। अगर ये सब बिजनेस से रिलेटेड मामला है तो ये अच्छा रहेगा कि आप रसल से जाके बात करिए। और एमसी की बात सुनने के बाद गिराड हंसने लगता है और फिर एमसी से बोलता है, भले अभी के लिए सेकंड टेरिटरी को रसल संभाल रहा है, लेकिन ये तो आखिरी में प्रिंस की टेरिटरी है। आखिर सेकंड में ऐसा कौन है जो हिम्मत करेगा आपकी बात ना मानने की। और फिर एमसी उससे बोलता है, मैं दो वारिसों में से एक हूँ, तो प्लीज ज्यादा ओवर एस्टिमेट मत करिए। और फिर गिराड बोलता है, आप तो थोड़ा ज्यादा हम्बल हो रहे हो प्रिंस। भले ये बात ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना है जो सक्सेसर को लेकर स्ट्रगल था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और गिराड की ये बात सुनने के बाद एमसी बोलता है, ओह तुम्हारे कान तो बहुत तेज हैं, ये चीज अभी तक पब्लिकली अनाउंस नहीं करी गई है और तुम्हें ये पहले से पता चल गया। और ये सुनने के बाद गिराड मुस्कुरा रहा होता है और एमसी से बोलता है, अगर मैंने अपनी बातों से आपको परेशान किया है तो मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। मैं एक बहुत ज्यादा केपेबल मर्चेंट हूँ, अगर मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन पता लगाने के तरीके नहीं होंगे तो मैं कैसे एक बिजनेसमैन कहला सकता हूँ। और फिर सीरियस होकर मैंने बोलता है, ये बहुत ज्यादा अलग है जो इनके बारे में रूमर कहे गए हैं, इन्हें तो भोला और बेवकूफ सा होना चाहिए था। और अभी इस समय तो ये बहुत ज्यादा शार्प और चीजों को समझने वाले लग रहे हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि अपने असली रूप को छुपा रहे थे इतने समय से। कहीं ऐसा तो नहीं जो ये यंग मैन है जो अभी 20 साल तक का भी नहीं हुआ है उसको पूरी जानकारी दुनिया के बारे में। ये सब तो इम्पॉसिबल है, लेकिन जो रूमर है इसकी खूबसूरती को लेकर जो लड़कों के दिल को भी मजबूर कर देता धड़कने के लिए, ये तो बिल्कुल सच है। ये तो एग्जैक्टली मेरे टाइप का है। और उसका ऐसा चेहरा देखकर एमसी को भी बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस होता है और खड़ा हो जाता है अपनी सीट से और सामने गिराड से गुस्से में बोलता है, मैं यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं आया हूँ, तुमने मुझसे बात करने के लिए रिक्वेस्ट रखी है, अगर तुम्हारा यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और गिराड जल्दी से एमसी से माफी मांग रहा होता है, मुझे माफ कर दीजिए। और मैंने बोलता है, अगर ये सब कुछ अभी इस समय खत्म हो गया तो जो मेरा प्लेन है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, मुझे यहाँ पे इस लड़के को कैसे भी करके रोक के रखना होगा। और फिर एमसी से बोलता है, मैं तो बस ये देख के मेस्मराइज हो गया था कि आपका जो चेहरा जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा आकर्षित है। और फिर एमसी उसकी बातें सुनने के बाद मैंने बोलता है, आखिर ये किस तरीके का इंसान है, क्या तो क्रीपी चेहरा था इसका। और दोबारा यहीं पे बैठ जाता है और गिराड से बोलता है, चलो ये बहुत ही छोटी मोटी बात है, आओ पॉइंट की बात पर। और फिर गिराड बोलता है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ प्रिंस की। मैं यहाँ पर आया हूँ इस बारे में बात करने के लिए जो जा चुके लॉर्ड एरल कोरिन थे, उनके ऊपर जो ये इतना बड़ा कर्जा है उसके बारे में आपसे बात करने के लिए। और उसकी ये बात सुन के नाइट चौंक जाता है और एमसी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो तो अपनी नाक में उंगली कर रहा होता है और अपने
अपनी नाक साफ करते हुए सामने गिराट से बोलता है, क्या एक इतना बड़ा कर्जा? ये तो मेरे लिए एक लेटेस्ट न्यूज है। इन केस क्या तुम्हें ये पता नहीं है क्या, जो फाइनेंशियल ऑफिसर है अभी इस समय उसे जेल में रखा गया है। उसके ऊपर ये शक है कि वो एक अपराध में शामिल था। और एमसी अपनी नाक साफ करके फेंक देता सामने को। और नाइट एमसी को ऐसा करते देखकर मैंने बोलता है, ये तो कितना ज्यादा गंदा है। और गिराट मैंने बोलता है, मुझे पता था कि ये सब होगा, लेकिन ये चीज मेरे पे काम नहीं करेगी। और सामने एमसी से बोलता है, अब पूरे के पूरे 5 साल हो चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसके बारे में पता हो गया होगा। और फिर मुस्कुराते हुए मैंने बोलता है, आखिरकार वो मौका आ चुका जिसका मुझे इंतजार था, अपनी आंखों से डिस्पेयर को देखना इस ब्यूटीफुल लड़के के चेहरे पर। जब इसे पता चलेगा कि इसके ऊपर कितना बड़ा कर्जा है, इसको इसे निराश देखकर मेरे को तो मेरी पूरी जिंदगी भर की खुशी मिल जाएगी। और सामने एमसी से बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जैसे ही 3 साल हो जाएंगे लोन लेने के बाद, फिर इसको चुकाने के लिए जो पैसे हैं और इसी के साथ जो इसका ब्याज है उसकी डिमांड करी जाएगी किसी भी टाइम पर। और ये बोलने के बाद गिराट मैंने बोलता है, मैं कैसे भी करके इसको ये दिखा नहीं सकता अपने चेहरे पर ये खुशी। और सामने एमसी से बोलता है, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे ये कहना पड़ रहा है, इस सबका जो टाइम है वो बहुत पहले निकल चुका है। अब तो मैं ये कैसे भी करके जमा करना है पूरा का पूरा टोटल अमाउंट 60,000 गोल्ड का। और इतना सारा अमाउंट सुन के नाइट हैरान हो जाता है, क्या 60,000 गोल्ड? और हम देखते हैं एमसी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और मैंने बोलता है, केरूट तो बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है इसको लेकर। और ये अमाउंट सुनने के बाद एमसी बोलता है, अच्छा तो ऐसा है। और गिराट एमसी को ऐसा देखकर मैंने बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा ट्राई कर रहा है। ये सब सुनने के बाद भी अपने आप को शांत रखने का। और गिराट देख रहा होता है एमसी की तरफ उसका रिएक्शन लेने के लिए। एमसी तो यहाँ पे आराम से बैठा हुआ होता है और उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता गिराट के ये सब कहने से। और इतना सारा कर्जा सुनने के बाद ये बाजू में से नाइट बोलता है, क्या जो एक कर्जा है, क्या आप थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो इस कर्जे की डेट को? और नाइट की ये बात सुनने के बाद देवी दिख रहा होता है हैरानी से उसकी तरफ। आखिर बढ़ाने से फर्क क्या पड़ेगा, लोग चुकाएंगे कैसे? और इस सबके बाद ये लोग शांत होकर बैठे हुए होते हैं। और फिर गिराट अपनी चिन के साथ छोड़ के बोलता है, मुझे माफ करना, लेकिन जब से एरिल कोरिन गुजरे हैं तभी से इस टेरिटरी के जो वर्दीनेस है वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। हम लोग चाहते तो थे कि 1 साल बढ़ा दें, लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे थे एक अच्छे फेद का। अब टाइम आ चुका है प्राइस का, केलेक्स तुम्हें भरना है अब इस सब कर्जे को। और ये सब सुन के नाइट हैरान हो जाता है। और मैंने बोलता है, आखिर मैं क्या करूं? और फिर एमसी गिराट को देखकर मैंने बोलता है, ये ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि बहुत ज्यादा दयालु है और इसी के साथ में कह रहा है कि यहाँ पे कोई और रास्ता नहीं है डेडलाइन को आगे बढ़ाने का, सिर्फ 2 हफ्ते बचे कर्जा चुकाने के लिए। और एमसी खड़ा होकर बोलता है, तुम्हें ये पता नहीं होगा, लेकिन जो रेवेन्यू है इस टेरिटरी का वो बढ़ चुका है 6,000 गोल्ड से। ढूंढना किसी ऐसे को जो हमें दे सके 60,000 गोल्ड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चिंता मत करो तुम इस सब को लेकर। और ये सब सुनकर करोड़ मैंने बोलता है, क्या ऐसा सच है? और गिराट बोलता है एमसी से, ओ ये तो कहने वाली बात है। और मैंने बोलता है, या तो भोला भला लड़का है। और एमसी से बोलता है, तो ऐसा लगता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अब। और फिर मैंने बोलता है, 60,000 गोल्ड कोई ऐसी रकम नहीं है जिसको कोई ऐसी आसानी से दे दे बिना कोई कनेक्शन के। और फिर एमसी से बोलता है, मैं जल्दी वापस आऊंगा लोन के एग्रीमेंट को लेकर इस सेकंड टेरिटरी को सील करने के लिए। और एमसी को देखकर मैंने बोलता है, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ऐसे लड़के को 60,000 गोल्ड देगा। ये सेकंड टेरिटरी तो अब ऑलमोस्ट मेरी हो चुकी है, तो चलिए ठीक है मैं चलता हूँ। और फिर एमसी को देखकर मैंने बोलता है, मैं जल्दी देखूंगा इस नोबल के लड़के को मेरे जैसे एक लोली मर्चेंट के सामने घुटनों के बल दया की भीख मांगते हुए। और इसके पास तो एक अच्छा चेहरा भी है, तो मैं इसे बेच दूंगा एक स्लेव मार्केट में। नहीं, इससे पहले मैं थोड़ा सा एंजॉय करूंगा इसके साथ। और यहाँ से जा रहा होता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लॉर्ड, गुड लक आपको। और चला जाता है गेट बंद करके। और एमसी देख रहा होता है उसे जाते हुए। और यहाँ पर एक गिरोड पूरा कैलकुलेट कर रहा होता है, इतने सारे पैसे आखिर चुकने में कितने साल लगेंगे? 60,000 गोल्ड कॉइन भरने हैं, मेरी पेमेंट है कि 2 सिल्वर कॉइन। चलो देखते हैं, अगर मैं 2 सिल्वर कॉइन भरता हूँ तो मैं आखिर कितने भर पाऊंगा। और फिर इसे चेक कर रहा होता है और कंफ्यूज हो जाता है। और फिर एमसी इसको रोक रहा होता है, ऐसे कैलकुलेट करना बंद कर दो, तुम मेरा ध्यान भटका रहे हो। और गिरोड जल्दी से आता रोते हुए एमसी के पास और बोलता है, आखिरकार आप कैसे अभी भी ऐसे शांत रह सकते हो? ये टेरिटरी हमारे हाथों से कभी भी जा सकती है। और फिर एमसी मैंने बोलता है, गिड्रस ने कहा था जो इसका सीक्रेट वोल्ट है वो गोड्रा हाईलैंड्स में है। और मैप में देखने से ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर ये खंडर है उसी जगह पर इसका ये बोल्ट है। इस हेलेन कंटिनेंट में जो केसल के बाहर का एरिया है वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम ऐसे कैजुअल तरीके से जा सको। और यहाँ तक कि जो गोड्रा हाईलैंड्स है वो तो और ज्यादा खतरनाक एरिया है, उस जगह पर बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स होंगे जिनसे मैं आमतौर पर बचने की कोशिश करता हूँ। और इस सब के बाद हमारा सीन इस जगह पर शिफ्ट होता है और एमसी जा रहा होता है यहाँ से किसी जगह पर। और पीछे से गेरेट बोलता है, प्रिंस आखिरकार आप जाकर आए हो? और एमसी मुस्कुराते हुए मैंने बोलता है, मुझे किसी ऐसे की जरूरत है जिसको अच्छे से नॉलेज हो गोड्रा हाईलैंड के बारे में, और शायद इस सब के लिए वो असिस्टेंट काम आ सकती है। और ये जेलर देखता उसको आते हुए, क्या कहीं ये प्रिंस एलेक्स तो नहीं है? क्या तो डरावना फेस है इनका। और जल्दी से झुके बोलता है, आपका दिन अच्छे से जाए सर। और फिर एमसी बोलता है, तुम तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, मेरा कुछ बिजनेस है प्रिजनर के साथ और मैं अंदर यहाँ कैरोट के साथ जा रहा हूँ, तो बिल्कुल भी चिंता मत करना। और कैरोट बोलता है, ये जो रूम है वो पहले गिड्रस का हुआ करता था। और एमसी अंदर आके बोलता है, यहाँ तो चीजें बहुत अच्छे से जमी हुई है और यहाँ तो बहुत गर्माहट सी है। और बाजू में से एक जन आके बोलता है, ये सब कुछ मैंने करा है। और एमसी देखता है उसकी तरफ और हम देखती होती लाइला। और एमसी से बोलती है, उस मनुष्य के पास महंगी चीजें छोड़ के यहाँ पे कुछ भी नहीं था। और फिर एमसी लाइला को देखकर बोलता है, तुम तो पहले से बहुत ठीक लग रही हो। और फिर लाइला बोलती है, ओ यहाँ पर तो मैं ठीक हूँ जैसे कि तुम देख सकते हो। और लाइला की बात सुनकर कैरेट गुस्से में बोलता है, ठीक से बात करो तुम बदतमीज लड़की। और लाइला देख रही होती है एमसी की तरफ घूरते हुए और एमसी भी देख रहा होता है उसकी तरफ। और लाइला बोलती है, तुमने मुझे धोखा दिया। और याद कर रही होती पहले की बात जब एमसी ने लाइला को बकरी के सड़े हुए दूध का दही पिलाया
आया था, ये कहकर कि ये एक पॉइजन है और इसको ठीक करने का फॉर्मूला सिर्फ इसके दिमाग में है। और यहाँ पर एमसी लैला से बोलता है, जितना मैंने सोचा था तुम्हें तो उससे जल्दी पता चल गया। और फिर लैला बोलती है एमसी से, तो इसका मतलब तुम इतना दूर यहाँ मेरे पास तक आए हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए मुझसे? लेकिन अब मैं क्या करूँ, अब मेरा कोई इरादा नहीं तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो करने का, लेकिन अगर हम लोग साथ में शेयर करें कुछ इंटेंस मोमेंट को तो मैं शायद सोच सकती हूँ तुम्हारी बात मानने के बारे में, और ऑफकोर्स तुम्हें बहुत अच्छे से करना होगा। और लैला की बात सुनकर पीछे से कैरेट बहुत ज्यादा गुस्से में जाता है और बोलता है, तुम बदतमीज लड़की। और एमसी उसको रोक रहा होता है, रुक जाओ, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें सर्वाइव करने का एक मौका देने के लिए लाइला। और फिर लाइला बोलती है, आखिर तुम्हारा इस सबसे क्या मतलब है? और फिर एमसी बताता है, अगर मैं भले ही तुम्हें यहाँ से इस समय जाने दूं, लेकिन जिस समय तुम इस जगह से निकलोगी उसके बाद तुम मारी जा सकती हो। और ये सुनकर लाइला भी हैरान हो जाती है और फिर एमसी अपनी चेन के साथ छोड़ के बोलता है, तुम्हें इसके बारे में पता है ना कि जो सेकंड फैमिली है उसकी अब बहुत बड़ी दुश्मनी हो चुकी है कोस्टलिन फैमिली के साथ? क्यों? और फिर लाइला बोलती है, हाँ क्योंकि तुमने बना दिया उनकी लड़की को एक बहुत ज्यादा खतरनाक विलनेस और उनके ग्रैंड चाइल्ड के माना हॉल को भी बंद कर दिया है, तो ये तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है कि वो दुश्मनी न करे। और फिर एमसी बोलता है, और उस सबके बीच में जो की विटनेस थी वो तुम थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है, क्या तुम अभी भी नहीं समझी? और फिर समझने के बाद ये भी हैरान हो जाती है, हाँ जो कोस्टलिन फैमिली है वो जरूर मुझे मार के रहेगी, क्या आपको मुझे बचाना नहीं चाहिए? और सिर्फ तुम मुझे बचा सकते हो इस सबसे, मेरी गवाही से मुझको मुकरा कर सिर्फ यही करने से मेरा नाम क्लियर हो सकता है। और फिर एमसी बोलता है, अगर भले तुम ये सब कर लो, लेकिन जो माना होल सील किया गया है ग्रम्बिन का उसको वापस नहीं लाया जा सकता। और जो कोस्टलिन फैमिली वो प्लॉटिंग कर रही है सेकंड फैमिली को जो टेरिटरी है उसको पूरी तरीके से बर्बाद करने की। और नोबल्स ऐसे लोग होते हैं जो बर्दाश्त नहीं करते उन लोगों को जो उनके प्लेन के बीच में आते हैं, और स्पेशली वो लोग जो उनसे नीचे के लोग हैं। और फिर लाइला मने बोलती है, मैंने देखा है नोबल्स की सर्विस में बहुत सारे लोगों को कुत्तों की तरह मरते हुए, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। आखिर क्यों, आखिर मैं ही क्यों? और लाइला को बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है और बाजू में से एक चीज उठाती है और पीछे से कैरेट देख लेता है उसको ये सब करते हुए। और फिर लाइला कूद के आती है एमसी के सामने उसको पर हमला करने के लिए और बहुत ही स्पीड में अपने हाथ को लेके आती है इसके नुकीले साइड से, और वो हमला आ रहा होता है एमसी के पास। और एमसी भी इसको देखकर हैरान हो जाता है और तभी बाजू में से एक लात आती है और पड़ती है लाइला को और वो पीछे जाके गिरती है सबकी वजह से। और कैरेट ने सामने आके बचा लिया होता है एमसी को और लाइला से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम गंदी असेसन कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई लॉर्ड के ऊपर अटैक करने की? और हम देखते हैं लाइला को, इसको बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है और गुस्से के कारण अपने दांत मसल रही होती है। और फिर एमसी कैरेट से बोलता है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारी प्रोटेक्शन को, लेकिन लाइला को कम मत समझो क्योंकि इसी की मदद की वजह से मैं लॉर्ड बना हूँ। और फिर कैरेट माफ मांग रहा होता है, मुझे माफ कर दीजिए माय लॉर्ड। और फिर एमसी बोलता है, चिंता मत करो इस सब के बारे में। और फिर एमसी बोलता है, लोग उन लोगों से ज्यादा नफरत करते हैं जो उनकी आंखों को सच्चाई की ओर खोलते हैं, ना कि उन लोगों को जिन लोगों ने उन्हें डिस्पेयर में धकेला है। तो तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इससे सब कुछ आसान हो जाता है, चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो। अपनी मन की बात कहने से बेहतर महसूस होता है। लेकिन अगर अभी इस समय की बात करें, ये देखना कि तुम कितनी ज्यादा कोशिश कर रही हो सर्वाइव करने के लिए, तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम इस टाइप की होंगी जो आसानी से गिव अप कर दे। और फिर लाइला बोलती है, ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं मरूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मरना अफोर्ड नहीं कर सकती। और एमसी मुस्कुराता उसकी बात सुनने के बाद और फिर लाइला से बोलता मुस्कुराते हुए, ठीक है इतना काफी होगा तुम्हें यूजफुल बनाने के लिए। और लाइला भी हैरान होती है एमसी की बात सुन के, हाँ। और एमसी बताता है, अगर तुम मदद करती हो मेरे काम में तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा उन सब लोगों से जो भी तुम्हारे पीछे हैं, और अगर तुम्हारी कोई फैमिली है तो मैं उस सबका भी ध्यान रखूंगा। और ये सुन के लाइला चौंक जाती है और एमसी को चिल्लाते हुए बोलती है, मेरी फैमिली का इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है, क्या तुम प्लानिंग कर रहे हो उन सबको हॉस्टेज बनाकर मुझे धमकाने की? मुझसे खिलवाड़ करना बंद करो। और लाइला की बात सुनने के बाद एमसी जोर जोर से हंसने लगता है और लाइला से बोलता है, हे कोई गलत आइडिया मत निकाल लेना इस सबका, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मर भी जाती हो तो, तुम्हारे जैसे असेसिन यहाँ पे बहुत सारे हैं। और फिर लाइला मैंने बोलती है एमसी की बात सुनने के बाद, हाँ ये सच है, एक ग्रेट नोबल बिल्कुल काउंट की तरह, मैं तो ऐसे लोगों के सामने डिस्पोजेबल टूल के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। और फिर लाइला एमसी से बोलती है, अगर यहाँ पर है इतने सारे असेसिन तो जाके उन लोगों को क्यों ढूंढते हो? तुम यहाँ पे मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हारे पास जरूर कोई ना कोई रीजन होगा इतनी सारी दिक्कतें उठाने के बाद यहाँ मेरे पास आकर मुझे मनाने का। और फिर एमसी लाइला से बोलता है, एक रीजन तो टाइम बचाना किसी दूसरे को ढूंढने से अच्छा, और इसके अलावा जो दूसरा है, क्या तुम्हें याद है जो मैंने तुम्हें कहा था? और फिर लाइला बोलती है, आखिर क्या कहा था? और फिर एमसी बोलता है, लेकिन इस सबसे पहले मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ, अगर तुम इतने टाइम के अंदर अंदर मेरे साथ काम करने के लिए एग्री नहीं करती हो तो मैं तुम्हें वो आजादी दे दूंगा जो तुम इतने डेस्परेटली ढूंढ रही हो। और फिर लाइला मैंने बोलती है, यहाँ पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो ये तो ऑब्वियस है, ये ठीक कह रहा है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन में लगातार ये ऑर्डर दिए जाते हैं, लगातार किसी का पीछा करते रहना है और एलिमिनेट करना है ट्रेटर्स को, भले अगर मुझे सेल्फिश कहें, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं ये सब करने के अलावा। मुझे भले पसंद ना हो ये बदमाश बच्चा जो सिर्फ दिखने में अच्छा है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, और वैसे भी मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे सर्वाइव करना है। और सामने एमसी से बोलती है, ठीक है मैं समझ गई, जो शेकन फैमिली और कोस्टलिन फैमिली है अब दोनों के बीच में अब दुश्मनी हो चुकी है, तो अब इसको बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं कर सकते, जल्दी इन दोनों फैमिली में से कोई एक नया गायब हो जाएगी, और मुझे फायदा तब होगा जब जो कोस्टलिन फैमिली है वो गायब हो। और फिर एमसी लाला की बात सुनने के बाद मुस्कुराते हुए बोलता है, आखिरकार अब तुम सीधा सोचने लगी हो। और एमसी की बात सुनकर लाला को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन इसके रिटर्न में तो मुझे सबॉर्डिनेट के रूप में ट्रीट मत करना, बल्कि एक मशीनरी के रूप में जो एक दूसरे के फायदे के लिए साथ में आए हैं, और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी अगर तुम मुझे मिशन को छोड़कर लगातार इधर उधर ऑर्डर देते रहते
तो और लाला की ये बात सुन के पीछे कैरेट को बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है और एमसी मैंने बोलता है कि या तो खुशी और दुख की बात है। तो इसी के साथ हमारा लाइव एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चल मिलते हैं एपिसोड में।